हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है बिहार स्टेट कॉमर्स। बिहार स्टेट कॉमर्स जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ये आपका मॉडल पेपर 2, मतलब इसका जो हमने प्रैक्टिस सेट कहिए या मॉडल पेपर कहिए, वन जो पहले आपको अभी मुश्किल से 2 दिन पहले मैं करा दिया था। आज बारी है इसका सेकंड पार्ट का, अर्थात मॉडल पेपर 2। ठीक है, इसको कराने के पीछे रीजन ये है कि हो सकता है इसमें से 2 4 5 7 10 क्वेश्चन जो भी आपको मिल जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, और कम समय में 100 क्वेश्चन के मान लीजिए कि 4 5 यदि आपको सेट मिल जाए एग्जाम की तरफ, मान लीजिए नजदीक है एग्जाम, तो उसमें कुछ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें कुछ मेहनत भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चनों का हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट में आपको मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें हमारा मॉडल पेपर 2 में क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक चीज और इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देंगे, वो तो अलग चीज है, लेकिन सबसे जरूरी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, फॉलो कर लीजिएगा मुझे और हमारे चैनल से ज्वाइन होंगे। कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं टाइम टाइम से प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मशीन पर हरास है। यहां मशीन का संबंध है फिक्स हमारी एसेट्स से। किसी भी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है मशीन पर हरा तो एग्जाम में भी मशीन पर हरास है, नहीं। बिल्डिंग पे भी हो सकता है, मशीन एंड फर्नीचर पे भी, मशीन पे भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी हो सकता है, फिक्चर्स पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ संबंध है फिक्स एसेट से। यह पूछा जा रहा है कि मशीन पर हरास है, एक कोष का प्रयोग है, कोष का स्रोत है, कोष का प्रयोग वो प्रवाह कोई नहीं है और इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं इस 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब मशीन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे रीजन ये होता है कि हमारी मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है। वैल्यू कम होने के पीछे रीजन ये होता है कि मशीन का सही मूल्यांकन हो रहा है कि आज के टाइम में मशीन की वैल्यू कितनी है। इसमें से मेन ये चीजें, ये तो दोनों होगा ही नहीं। अब यहां ये जानना है कि कोष का प्रयोग है कि कोष का स्रोत। मशीन की वैल्यू कम हो जाना, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाना, और वो भी किसी के द्वारा कम नहीं करना, उसके प्रयोग के कारण कम होना, ये क्या कहलाता है भाई? याद रखिएगा, कोष का स्रोत कहलाता है, सोर्सेस ऑफ फंड होता है। ठीक ना? इस पे बहुत सारे विद्वानों का, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिप्पल दे दिए, बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर न कोष का स्रोत है न प्रयोग है, ऐसा भी मत है, लेकिन सही इसका आंसर है कोष का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चनों का ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है? कार्यशील पूंजी का यहाँ मतलब है कि हमारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में वृद्धि किस वजह से होती है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। देनदारों का भुगतान नकद, मतलब कि डेब्टर्स का पेमेंट हम कैश में करते हैं तो क्या कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है? इधर गया, अच्छा। लेनदारों का चेक द्वारा भुगतान, लेनदारों का चेक द्वारा भुगतान, क्या इससे कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? रोकड़ है पुरानी मशीन का विक्रय, ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय का मतलब यह है कि इससे हमारा पैसा आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल में वृद्धि के पीछे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा। पीछे आप लोग को पढ़ाए होंगे, पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं होंगे, जब हम कैश
फ्लो हम पढ़ते हैं और फंड फ्लो पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फ्लो तब होता है जब एक तरफ हमारा फिक्स एसेट्स हो और दूसरे तरफ हमारा करंट एसेट्स हो, या एक तरफ हमारा फिक्स लायबिलिटीज हो और दूसरे तरफ हमारा करंट लायबिलिटीज हो, या ऐसे समझिए इसका कनेक्शन सीधे करंट एसेट्स टू फिक्स लायबिलिटीज हो या फिक्स एसेट्स, ठीक ना, और करंट लायबिलिटी हो, ऐसे संबंध होता है तभी हमारा कैश फ्लो होता है या फंड फ्लो होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी मशीन को बेचेंगे तो मशीन क्या है, हमारा फिक्स एसेट्स है, और रोकड़ उसके बदले में आएगा चाहे जाएगा, आएगा ही, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। जहां ये कॉम्बिनेशन होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, तो वहीं पे हमारा कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो का मतलब है कि मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और जब पैसा आएगा तो कार्यशील पूंजी में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो यही ऑप्शन सही दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर भी चेक करते हैं, लेनदार द्वारा चेक का भुगतान किया। लेनदार क्या है, क्रेडिटर क्या है, हमारा करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज है, और उस चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक क्या है, वो भी हमारा करंट एसेट्स है। तो दो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मिलेंगे तो कैश फ्लो नहीं होगा, फंड फ्लो भी नहीं होगा। डेप्टर्स और नगद, डेप्टर्स भी हमारा करंट एसेट्स है, कैश भी हमारा करंट एसेट्स है। जब दो करंट एसेट्स या लायबिलिटीज मिलती हैं तो फ्लो नहीं होता, और जब दो करंट लायबिलिटीज मिलती हैं तो भी फ्लो नहीं होता, दो फिक्स एसेट्स मिलती हैं तो भी नहीं होता। तो यहां पे सही ऑप्शन है सी। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होता, पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको मिटा दे फिर फ्रेश हो जाए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होता। ये चार ऑप्शन दिया है, कह रहा है वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होती। वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, परिवर्तित नहीं होती है। नगद माल का विक्रय, मशीन का नगद क्रय, चेक द्वारा मशीन का क्रय, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये चार रीजन दे रहा है, ये तो होगा ही नहीं, इसको हटाइए दीजिए। इन्हीं तीन में से कोई एक आंसर है। बताइए, वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होती है, पूछा है वर्किंग कैपिटल परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा, माल और नगद ये दोनों हमारा इसका संबंध सीधे चालू से, करंट से। मशीन और नगद एक हमारा फिक्स है और दूसरा हमारा करंट है, इसमें तो दोनों ही करंट है। चेक और मशीन, चेक हमारा क्या है, करंट है, और मशीन हमारा फिक्स है। इससे यह लग रहा है कि जहां पर फिक्स और करंट का संबंध होता है वहां वर्किंग कैपिटल या कोष का प्रवाह या फंड का प्रवाह या रोकड़ का प्रवाह होता है। लेकिन जहां दोनों सेम सेम मिले, करंट से करंट, फिक्स से फिक्स, वहां कोई प्रवाह नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आपका ही है, क्योंकि दोनों ही करंट क्या है, एसेट्स। इसको बहुत टिप का बहुत कठिन नहीं है, ध्यान से इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। संचालन से रोकड़ की कमी का कारण क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग फंड बनाया जाता है, संचालन से रोकड़ की कमी का कारण क्या होता है। चालू संपत्तियों में वृद्धि, चालू संपत्तियों में कमी, चालू दायित्वों में कमी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो हटा ही दीजिए, इन्हीं तीनों में से है, बताइए कौन सा होगा। यदि ऑपरेटिंग फंड में हमारा रोकड़ की कमी होती है, इसके पीछे रीजन बस एक ही होता है, मुख्य रीजन इसका एक ही होता है कि यदि चालू संपत्ति में वृद्धि होती है, फिक्स एसेट्स में वृद्धि होती है, तो हमारा ऑपरेशन फंड क्या होता है, उसमें कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। किससे, आर्थिक चिट्ठा से, लाभांश खाते से, अतिरिक्त सूचना से, सभी से। जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, सभी से। हमारा जो कैश
फ्लो है, स्टेटमेंट है, ये हमेशा फाइनल अकाउंट से बनाया जाता है। किससे? हमारा फाइनल अकाउंट से। अब फाइनल अकाउंट में 3 चीजें होती हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेकंड हमारा है पीपीएल अकाउंट होता है, थर्ड हमारा है बैलेंस शीट होता है। इसके अलावा नीचे हमारे एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। ये पूरा डिटेल से ही हम इसको बनाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन डी। ठीक है, अगला ऋण क्षमता अनुपात है। अब बताइए, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है कि ऋण क्षमता अनुपात कौन सा अनुपात है। ऐसा इसलिए कि ऋण क्षमता अनुपात के बारे में पूछा गया है कि जो हमारा अनुपात होता है 3 टाइप का होता है, जानते होंगे, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय अनुपात। तो पूछा जा रहा है कि जो ऋण क्षमता अनुपात है, क्या तरलता अनुपात है, शोधन क्षमता अनुपात है, या लाभदायकता अनुपात है? बताइए, ऋण क्षमता अनुपात कौन सा अनुपात है? भाई शोधन क्षमता अनुपात है। ऋण क्षमता, थोड़ा सा अनुपात के प्रकार पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा डिटेल से दिखाएगा। अगला कह रहा है शुद्ध बिक्री का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि जब नेट सेल और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच जो संबंध बनाया जाता है, वहां जो रेशियो बनता है वो कौन सा रेशियो कहलाता है? बताइए जल्दी से। कार्यशील पूंजी अनुपात। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो का हमारा फार्मूला क्या होता है? बताइए, वर्किंग कैपिटल अपॉन नेट सेल इंटू 100, यही होता है। ये भी तो उसी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं, मतलब चालू अनुपात को किन किन नामों से जाना जाता है? करंट रेशियो के किस नाम से जाना जाता है? कार्यशील पूंजी अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, वित्तीय अनुपात, इनमें से कोई नहीं। भाई बताइए, इसमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब चालू अनुपात कौन सा अनुपात है? वित्तीय अनुपात है। बताइए, चालू अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? वित्तीय अनुपात नहीं कहा जाता है, शोधन क्षमता अनुपात नहीं कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी अनुपात भी इसको कहा जाता है। मैंने इसका दूसरा नाम है, चूंकि ये चालू अनुपात हमारा वित्तीय अनुपात का पार्ट है, मगर चालू अनुपात उसका नाम नहीं है। चालू अनुपात को चल अनुपात भी कहते हैं, ठीक ना, कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। अगला आयकर, इनकम टैक्स है। आयकर अधिनियम पारित हुआ। बताइए, आयकर अधिनियम कब पारित हुआ? भाई आयकर जो अधिनियम है ऑप्शन के हिसाब से 1961 है, लेकिन ये तो पारित हुआ 1962 में, लेकिन 62 ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे आप 1961 ही सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि गत वर्ष से तात्पर्य है। भाई गत वर्ष किसे कहते हैं? गत वर्ष किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ष एक करदाता अपनी आय को कमाता है, टैक्स नहीं चुकाता है, कमाता है, उसे गत वर्ष कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कि जब करदाता जिस साल टैक्स का भुगतान करता है, उसके ठीक पीछे वाले वर्ष को क्या कहते हैं? गत वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा? कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष तो होगा नहीं, कैलेंडर वर्ष होगा नहीं, ये होगा नहीं। अगला, कर निर्धारण वर्ष की अवधि क्या होती है? भाई कर निर्धारण जो वर्ष होता है, आपको इनकम टैक्स में पढ़ाए होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो गत वर्ष है, गत वर्ष है, यह 12 माह या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर है यह 12 माह का ही होता है, फिक्स होता है। और कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। तो इसकी अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च।
अगला अगला क्वेश्चन है, डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज मुक्त होती है। माने कोई आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है और ज्यादा पैसा जमा करता है और उसका ब्याज यदि कितना रुपए तक होगा कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई डाकखाने में यदि जमा करता है और कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करता है तो उसका नियम है कि एक साल में 250 रुपये 3,500 रुपये तक यदि ब्याज मिलता है तो कर मुक्त होता है। यदि 3,500 से हुआ सालाना ब्याज अधिक पाता है तो टैक्सेबल होता है, तो 3,500 रुपया। ठीक है, क्या कीड़ा है क्या डिस्टर्ब कर रहा है, रुकिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें थोड़ा सा आपको लगे क्वेश्चन बेहतर है उसको नोट भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म से करमुक्त आय है। साझेदारी फर्म से करमुक्त आय है साझेदार फर्म के वेतन, साझेदारी फर्म का ब्याज, साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा, ये सभी। साझेदारी फर्म में पूछा जा रहा है साझेदारी फर्म से कर मुक्त, इसमें से कौन सा है एक साझेदारी फर्म में कर मुक्त होती, बताइए। ये याद रखिएगा कि यदि किसी साझेदार को फर्म के आय में हिस्सा मिलता है तो सेक्शन 10 के अंतर्गत, ठीक ना, क्या होता है, कर से मुक्त होता है। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है, उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग्य होगी। कहने का मतलब है यदि इस सैलरी का क्वेश्चन है कि यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो उसे जो एक मुफ्त पेंशन मिलता है उसका कितना भाग कर योग्य होता है, कितना भाग कर मुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 14 का आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 1/3, 1/2, 2/3, 4/3, 1/2। कंफ्यूजन वाला है ना। जो हमारा एक्यूमुलेटेड होगा, एक्यूमुलेटेड पेंशन होगा, एक्यूमुलेटेड पेंशन पे 2 ही रूल है, एक मुफ्त पेंशन कहा जाता है। यदि उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 क्या होता है, कर मुक्त, और 1/2 क्या है, कर योग्य। और वहीं पे आपका ग्रेच्युटी मिलती है तो वहां पे क्या होता है भाई, 2/3 कर मुक्त और 1/3 कर योग्य होता है। याद रखिएगा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है। गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए करमुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि देखिएगा। गैर सरकारी कर्मचारी, कोई भी गैर सरकारी कर्मचारी हो और उसे ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है तो फिक्स अमाउंट है 20 लाख, 0 एक कम है क्या, 20 लाख। याद रखिएगा, ऐसे 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम, एक गवर्नमेंट इंप्लॉय यदि ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, इंप्लॉय के ऊपर डिपेंड है, तो पूरा क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। क्या है, पूर्णतया कर मुक्त। याद रखिएगा, सिर्फ आप लोग इनकम टैक्स पढ़ाए होंगे, देखिएगा उसमें ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से चलिए, 17 नंबर। एक ऋण पत्रधारक को क्या मिलता है, एक डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है। शेयर होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर को लाभांश और डिवेंचर होल्डर को ब्याज। देखिए कहीं दिखा है, एक निश्चित दर से ब्याज। अगला कह रहा है कि एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती, मतलब कह रहा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या जारी नहीं कर सकती है, समतांश जारी कर सकती है,
पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है, अस्थगित अंश यही नहीं जारी कर सकती है। क्या नहीं जारी कर सकती है? अस्थगित अंश। बाकी ये तीनों तो जारी कर ही सकती है। हाँ, ठीक है। अब बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन से खाते को सदैव क्रेडिट शेष होता है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा खाता है जिसका जो शेष होता है, बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट आता है। पूंजी खाता, यही सही है, पूंजी खाता का ही शेष हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, रोजनामचा का प्रयोग। रोजनामचा का प्रयोग क्या होता है? त्रुटियों को समाप्त करने के लिए, लेन देनों का वर्गीकरण करने के लिए, समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करने के लिए, कार्य विभाजन करे। भाई जर्नल इसीलिए किया जाता है कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हो एक रजिस्टर पे आ जाए, इसीलिए नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, व्यापार खाता बनाया जाता है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि उससे सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी होती है। सकल लाभ और सकल हानि को कुल लाभ या कुल हानि भी कहते हैं। देखिए कह दिया है, व्यापार के कुल विक्रय की जानकारी के लिए, ये भी ऑप्शन सही है, दिख रहा है। क्रय विक्रय में होने वाले लाभ हानि जानने के लिए उतना बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए भी अच्छा नहीं है। शुद्ध लाभ जानने के लिए हाँ। अब बता सकते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है इसमें, क्या होने के जानने के लिए, व्यापार खाता बनाया जाता है, अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे। अब मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये होगा नहीं। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, भाई ये तो बैलेंस शीट से जाना जाता है, ये भी होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से होगा, इतना आधा ऑप्शन आपका कम कर दिया। व्यापार के कुल विक्रय को जानने के लिए कि व्यापार का क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से होगा। अगला क्वेश्चन, स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। जो हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, पूछा जा रहा है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका बात कहा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है। भाई स्कंद का मूल्यांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कहा गया है। ठीक है। अगला है कि लेखांकन प्रमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए, माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन किस मूल्य पर करना चाहिए? पीछे भी बताया है आप लोग को, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर करना चाहिए। चूंकि ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो एक दूसरा भी ऑप्शन होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो दोनों में कम हो उस बेस पर करते हैं। ठीक है। भारत में एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा घोषित छठवां लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो छठवां AS6 किससे संबंधित है? निर्माण अनुबंधों के लेखांकन से, शोध विकास से, ह्रास लेखांकन से, आगम मान्यता से? बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है? डेप्रिसिएशन से। ये सब एग्जैक्ट याद किया जाता है। जब साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है। जब एक पार्टनर को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना किस बेस पर की जाती है? वर्ष के आरंभिक पूंजी पर, वर्ष के अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर, वर्ष के अंत की पूंजी पर निकासी घटाकर यदि कोई हो। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, जब एक पार्टनर को ब्याज दिया जाता है तो इसकी काउंटिंग वर्ष के आरंभिक पूंजी पर की जाती है, स्टार्टिंग कैपिटल पे की जाती है। ठीक है।
कहाँ जा रहा, थोड़ा एक सेकंड सिस्टम। अगला क्वेश्चन, अग्रिम याचनाओं, ध्यान दीजिएगा, अग्रिम याचनाओं कॉल्स इन एडवांस की राशि पर देय ब्याज होती है। कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज कितना होता है भाई, जल्दी से बताइए। 12%। ध्यान दीजिएगा, जो कॉल्स इन एडवांस होता है इस पर आपका 12% और कॉल्स इन एरियर होता है इस पर आपका 10%। ये मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंश प्रीमियम खाते शेयर प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग नहीं किया है, मतलब शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज कहाँ नहीं किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखन के लिए किया जाता है, बोनस अंशों का निर्गमन के लिए देखिएगा धारा 52 में कहा गया है, अंशों पर दी गई छूट को अपलिखित करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, सामान्य संचिति की हस्तांतरण के लिए यहाँ नहीं किया जाता। यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जर्नल में लेखा किया जाता है। जर्नल में कैसे लेखा किया जाता है, तिथिवार, महीनेवार, छमाही, वार्षिक। तिथिवार डेली बाय डेली किया जाता है। अगला, एक क्रय बही में लेखा किया जाता है। भाई क्रय बही में क्या लेखा किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उधार जितना खरीदा होगा इसका लेखा किया जाएगा, नगद का नहीं किया जाएगा, केवल उधार का। देखेंगे ऑप्शन होगा कहीं, उधार माल का क्रय है ना। खतौनी का आशय है, खतौनी का मतलब क्या होता है, खतौनी खाता बही, रोज नामचा में व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना, खाता बही के खातों के शेषों को तलपट तैयार करना, प्रारंभिक बहियों में खाता बही की प्रविष्टि करना, तलपट में अंतिम खाते तैयार करना। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताइए जल्दी से खाता बही एक खतौनी से क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, खतौनी से तात्पर्य होता है कि प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना। इसका मतलब यह है कि जब एक हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं तो इस यहां से यहां तक ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ही हम खतौनी या पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो और बड़ा कर लें, थोड़ा और साफ आएगा। तलपट के शेष लिखे जाते हैं, कहां लिखे जाते हैं, सभी खातों के, व्यक्तिगत वास्तविक खातों के तलपट में शेष लिखे जाते हैं, केवल अवास्तविक खातों के, वास्तविक अवास्तविक सभी। बताइए, जो हम ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, खाता बही के शेषों को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो पूछा ये जा रहा है कि इसमें कौन से शेष लिखे जाते हैं, सभी या कोई और, सभी खातों के, चाहे वो किसी भी खाते के हो, ट्रायल बैलेंस में उसके शेष लिखे जाते हैं। अगला, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रहण किया जाता है, मतलब जो हमारे खाते बनाए जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन और कलेक्शन किया जाता है। किससे किया जाता है, किसमें किया जाता है, जनरल में, रोकड़ बही में, खाता बही में, चिट्ठे में। भाई खातों का वर्गीकरण खाता बही निकालाता है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, ये भी अकाउंट के रॉयल्टी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए के आधिकों को क्या कहा जाता है, रॉयल्टी में न्यूनतम किराए के आधिकों को क्या कहा जाता है, बताइए। अल्पकार, अल्पकार का मतलब शॉर्ट वर्किंग, ये पिछले लेक्चर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, फार्मूला इसका बताए थे। पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देय अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए क्या है, मतलब जब एक पट्टेदार भूस्वामी को जो रॉयल्टी देता है तो रॉयल्टी भूस्वामी के लिए क्या होता है, व्यय है, आय है, पूंजीगत व्यय है, पूंजी है, क्या है, बताइए जल्दी। आय, इनकम है, सही है। मान लीजिए मेरी जमीन है, उस पर कोई रॉयल्टी दे रहा है कंपनी वाला, तो मेरे लिए क्या है, इनकम ही है। अगला है अल्पकार या लघुकार या शॉर्ट वर्किंग ज्ञात करने का सही सूत्र है, आपको बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, बताइए। शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या है,
ये आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा, देखिएगा इसमें आंसर लिखा हुआ है, एक सही है, पिछले वीडियो में था। अगला है अदत्त किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट है। अदत्त किराया कौन सा खाता है भाई? व्यक्तिगत खाता है। इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत जो खाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यहां मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अदत्त व्यय, पूर्व दत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित, ये 4 खाते हैं। ये जो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें से एक तीसरा जो टाइप होता है, जैसे एक वास्तविक व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक प्रतिनिधित्व करने वाला है। ये जो तीसरा है प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते, ये जो चारों नाम है इस खाते का नाम है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, आते हैं हमारा। असमाप्त बीमा क्या है? असमाप्त बीमा क्या है? व्यक्तिगत खाता। असमाप्त बीमा को क्या कहा जाता है? पूर्वदत्त व्यय, पेशगी व्यय। दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटियों की संभावना नहीं, कपट की संभावना नहीं, आयकर बचाना, वैज्ञानिक प्रणाली। सबसे बेस्ट है ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, अगला थोड़ा सा इसको जूम करें, यहीं से दिख जाएगा। अधिकार शुल्क से आशय है। अधिकार शुल्क क्या है? एक विशेष प्रकार का किराया होता है, क्योंकि उसका जमीन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति प्रयोग करने के बदले में वो किराया दिया जाता है। भारत में लेखांकन मानक बोर्ड ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, निर्मित द्वितीय लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित? मतलब पूछा जा रहा है कि AS2 किससे रिलेटेड है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। किससे? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, स्कंद का मूल्यांकन, वित्तीय दशा में परिवर्तन, ह्रास। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? AS2 हमारा स्कंद मूल्यांकन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि रोकड़ बही के कितने भेद होते हैं? भेद बने प्रकार। तो भाई रोकड़ बही तो 4 प्रकार की होती है। पहला है 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली, और जो चौथा है वो हमारा लघु रोकड़ बही। बहुत सारे बुकों में, बहुत सारे विद्वानों ने 3 ही बताया है, लेकिन टोटल मिलकर रोकड़ बही हमारी 4 होती है। अगला है रोकड़ बही के भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। साधारण रोकड़ बही, छूट वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही, इसी को 1 खाने वाले, 2 खाने वाला, 3 वाला कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? भाई तलपट बनाने की कुल 4 विधियां हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर से 2 ही प्रयोग की जाती है, लेकिन टोटल ऑप्शन आता है तो 4 होना चाहिए। योग विधि, शेष विधि, योग व शेष की अंतर विधि, यही सब है। अगला थोड़ा बड़ा कर दें। तलपट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तलपट बनाने की विधियां हैं, दोनों पक्षों का योग द्वारा, इससे भी बनाया जाता है, खातों के शेष द्वारा, इससे भी बनाया जाता है, खातों के योग तथा शेष दोनों द्वारा भी बनाया जाता है, सब बनाया जाता है। अगला है कि मूल सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण होने वाली अशुद्धि कहलाती है। मतलब जिस आदमी को दोहरा लेखा प्रणाली के जो मेन नियम है, मूल सिद्धांत है, उसकी जानकारी नहीं है, वहां पे जो अशुद्धि होती है, कौन सी अशुद्धि कहलाती है? सैद्धांतिक अशुद्धि। देखिए इसमें कहीं दिया होगा सैद्धांतिक अशुद्धि। जिसको नियम की ही जानकारी नहीं है उसको सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। अगला कि ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल कहलाता है। जब एक ग्राहक अपना माल वापस कर देता है, ग्राहक, हम दुकानदार है, सामने वाला ग्राहक है, उसने माल वापस कर दिया, इसका मतलब बेचा गया माल वापस हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल। बोलिए, सोचिए, एक दुकानदार और ये ग्राहक, इसने इसको माल बेचा,
इसको पसंद नहीं आया, इसको वापस कर दिया। कौन सा माल कहलाता है? सामने लिखा, कौन सी वापसी होती है? ये आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगला है, लेखांकन को वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप किस वजह से कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली को कहा जाता है। अगला कह रहा है आपका कि रोकड़ बही किस प्रकार की बही है? बताइए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रधान बही है, सहायक बही है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए रोकड़ बही किस प्रकार की बही है भाई? रोकड़ बही प्रधान बही है? बताइए रोकड़ बही किस प्रकार की बही है? रोकड़ बही प्रधान बही नहीं है, सहायक बही है। तलपट है, क्या है? एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। अगला, प्रतिनिधित्व करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य है। एक प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य होता है। एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब करदाता दो तरीके से होते हैं। एक तो डायरेक्ट हम टैक्स पे ही होते हैं, और एक होता है कि हम टैक्स पे ही नहीं होते लेकिन किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उसका टैक्स हम चुकाते हैं। तो बताइए वो करयुग होता है कि करमुक्त होता है कि क्या होता है? आंशिक रूप से करयुग और आंशिक रूप से करमुक्त। दूसरे के लिए करयुग, अपने लिए करमुक्त। अगला, आयकर लगाया जाता है गत वर्ष की आय पर, ठीक ना? पिछले वर्ष जो कमाए हैं उस वर्ष की आय पर हम इनकम टैक्स लगाते हैं, पहले ही सब दिख गई। अगला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया। साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगला है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये जो सीमा 50 का है ये 100 कर दिया गया। ये आंसर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे। यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या का उल्लेख है ये किस अधिनियम में कहा गया? माने साझेदारों की संख्या का उल्लेख किस अधिनियम में कहा गया था? भूल के भी साझेदारी अधिनियम मत लगाइएगा, कंपनी अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया। अब यहाँ ऑप्शन आप बताइएगा। एक, साझेदारी का विघटन हो सकता है। एक साझेदारी का विघटन कब होता है बताइए? एक साझेदार के दुर्व्यवहार करने पर हो सकता है, एक साझेदार के पागल होने पर, यदि यदि व्यापार में हानि हो रही है, साझेदार की मृत्यु होने पर। अब यहां पे बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन है, और टिपिकल के साथ साथ एक चीज और यहां पे है कि एक साझेदारी का विघटन हो सकता है या होता है। बता सकते हैं कब होता है? अब बताइए, एक साझेदारी का विघटन कब होता है बताइए? विघटन माने समापन। जब एक साझेदार दुर्व्यवहार करता है तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। फर्म की बात नहीं हो रही है, साझेदारी। एक साझेदार पागल हो जाता है तो उस दशा में भी साझेदारी समाप्त हो जाती है, और एक साझेदार मृत्यु हो जाता है तो भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि व्यापार में एक आध साल हानि हो गई, उस दशा में साझेदारी समाप्त नहीं होगी। हाँ, लगातार कई वर्षों तक जब हो जा रही है तो न्यायालय द्वारा समापन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन गलत है। गलत है कि एक साझेदारी का विघटन नहीं, एक वर्ड जुड़ा होना चाहिए कि नहीं होता है, तो वहां पे आंसर आपका ये होगा। बाकी तो सभी कंडीशन में हो सकते हैं। अगला, एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है। भाई एक साझेदारी संस्था अपने अस्तित्व में कब आती है? साझेदार से पृथक, साझेदारों
साझेदारों योग पृथक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों ही कंडीशन में आ जाती है, ठीक ना। एक साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है, कब आती है? सिंपल वर्ड में समझिए कि अनुबंध या समझौते द्वारा। यह अनुबंध या समझौता जो हमारा होता है लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दिया है, तो डी होगा। साझेदारी संलेख है, मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, मौखिक या लिखित होना चाहिए, अभी मैं बताया हूं, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके द्वारा तैयार किया जाए? नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके द्वारा। कंपनी के द्वारा ना, बैंक द्वारा ना, साझेदारी फर्म द्वारा ना, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा। अगला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाता है, मतलब नए न्यू रेशियो कब ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन सुनिए क्या है, यहां ऑप्शन दिया है। नए साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, उपरोक्त सभी। बताइए न्यू रेशियो की गणना कब की जाती है? ध्यान दीजिएगा, सेक्रीफाई रेशियो नहीं पूछ रहा है, नए साझेदार के तीनों ही कंडीशन में किया जाता है। सब कैसे? मान लीजिए एक साझेदारी फर्म है, ए बी सी 3 है, ये चला जा रहा है, तो ये दोनों का रेशियो ज्ञात किया जाएगा। ए बी सी है, एक आ रहा है तो भी किया जाएगा, और ए बी सी है और ये चला गया एकदम ऊपर तो भी किया जाएगा, ठीक ना। अगला, विघटन के समय व्यापार की हानियों की पूर्ति सर्वप्रथम की जाएगी। यदि एक साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो व्यापार की हानियों की पूर्ति सबसे पहले हम किससे करते हैं? पूंजी में से, लाभों में से, पूंजी लाभों में से, साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों से, दान से। बताइए किससे किया जाता है? 58। ध्यान दीजिएगा, साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों से। यदि एक साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो उस दशा में उसकी हानि की पूर्ति किससे की जाती है? विघटन के समय हानियों की पूर्ति, यहां एक वर्ड दिया है कि सर्वप्रथम किससे की जाएगी? भाई सबसे पहले लाभों से की जाएगी। लाभ नहीं होगा तो भाई उसकी संपत्तियों से की जाएगी, किसी भी तरह से नहीं होगा तो उसके व्यक्तिगत साधनों से की जाएगी। लेकिन पहले तो सर्वप्रथम नहीं दिया रहता तो किसी और को भी लगा सकते थे। अगला, गार्नर बराम मर्रे के नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? एक साझेदार के प्रवेश से फर्म के विघटन पर, फर्म के विघटन से, एक सार से। बताइए गार्नर बराम मर्रे का संबंध किससे है? फर्म के विघटन से, और भी यदि वह दिवालिया हो जाता है तब, ठीक है। अगला, सीमित साझेदारी से क्या आशय है? सीमित साझेदारी किसे कहते हैं? बताइए। सीमित साझेदारी का संबंध है कि साझेदारों की सीमित संख्या होना, सभी साझेदारों का असीमित दायित्व होना, साझेदारों का सीमित क्षेत्र होना, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है? बताइए। सीमित साझेदारी से क्या आशय है? कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना, ठीक है, सबका नहीं। ऑप्शन के हिसाब से ही है। अगला, फर्म का पंजीकरण है साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य? बिल्कुल नहीं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य? बिल्कुल नहीं। अच्छी, यही सही है।
अगला है कि एक कंपनी का नाम परिवर्तित किया जाता है। बताइए एक कंपनी का नाम कब परिवर्तित होता है? एक साधारण प्रस्ताव द्वारा, एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन द्वारा, विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार के अनुमोदन। नाम चेंज विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार के अनुमोदन द्वारा होता है। अगला, एक कंपनी का नाम, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। अगला है, कह रहा है कि कम से कम एक संचालक मंडल की सभा आहूत करनी चाहिए, माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा कब बुलानी चाहिए? प्रत्येक माह। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा कब बुलाई जाती है? हाँ, प्रत्येक माह, प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक छमाही, एक वर्ष। बताइए, हर 3 महीने पर एक बार बुलाई जाती है भाई। 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य अंतराल अवधि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? माने 2 वार्षिक साधारण सभा के बीच कितने का महीने का डिफरेंस से अधिक नहीं होना चाहिए? 12 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 20 महीना। बताइए जल्दी से, कितने महीना होता है? 15 महीने से अधिक नहीं होता। वैसे किसी किसी परिस्थिति में यदि रजिस्ट्रार अनुमति दे तो 18 महीने तक भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 15 महीना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? माने भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल्दी से बताइए। प्रगतिशील कर। इस क्वेश्चन पर एक डाउट भी है, क्योंकि आप हम लोगों को कॉमर्स में ऐसा पढ़ाया है कि जितना भी प्रगतिशील कर है वो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन हम जीएस में इसको पढ़ते हैं तो आज के डेट में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसमें भारत सरकार नाम दिया है, तो यहाँ पे प्रगतिशील जो कर होता है वो प्रगतिशील कर में कई सारे कर इसमें आ जाएंगे, इसलिए होता है। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का क्या अर्थ है? व्यक्ति में किसे किसे शामिल करते हैं? एक व्यक्ति भी होता है, हिंदू एचयूएफ भी होता है, हिंदू विभाजित परिवार फॉर्म, ये सभी होता है। अगला है कि गत वर्ष का नियम जिनके लिए किनके लिए लागू नहीं होता है? ये किनके है? गत वर्ष का नियम किनके लिए लागू नहीं होता है? व्यवसाय बंद करने पर, बिल्कुल सही। कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल अपवाद है गत वर्ष के। गैर निवासी जहाजी कंपनी पर, उपयुक्त सबके लिए ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इन व्यक्तियों को जिस वर्ष ये आय कमाते हैं उसी वर्ष टैक्स देना होता है। बाकी सबको गत वर्ष में कमाइए, कर निर्धारण वर्ष में पेमेंट, टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक में भुनाया गया बिल है, बैंक में भुनाया गया बिल क्या होता है? संभाव्य दायित्व, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 69, बैंक में भुनाया गया दायित्व। अब आपसे हिंट दे रहे हैं, हिंट का दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, ये अक्सर फाइनल अकाउंट पढ़ते समय देखे होंगे, ये आता होगा कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग बताइएगा। व्यवसाय की संपत्ति इतनी है और दायित्व हमारा इतना है, तो स्वामी की पूंजी कितनी है? कैपिटल निकालने का फार्मूला हमारा होता है, कैपिटल इक्वल टू होता है हमारा एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल मतलब ऑनर इक्विटी। एसेट्स हमारा कितना दिया है भाई? 21,315। लायबिलिटीज कितना दिया है? 4,120। घटाएंगे तो आएगा 5, 5, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यहां हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, देखिए 17,195 कहीं दिख रहा है, ये होगा। अगला क्वेश्चन, निर्गमित ऋण पत्रों पर
निर्गमित ऋण पत्रों पर देय अभिगोपन कमीशन की दर होती है। मतलब हमारा डिवेंचर जो इशू किया जाता है उस पर अंडरराइटर कमीशन का रेट क्या है, बताइए कितना होता है। आपको बता दें ये 2% नहीं होता है, 2.5%। डिवेंचर पर 2.5% और शेयर पर 5%, याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है। मतलब हमारा फर्स्ट कॉल जब रिसीव होता है तो बैंक खाता क्या किया जाता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, कोई नहीं, फर्स्ट कॉल रिसीव होता है तो बताइए। अरे फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो क्या किया जाएगा, प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये प्राप्त होने का। यदि दे होने का क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपकी ड्यू होने की होती है और ये आपकी रिसीव होने की एंट्री होती है। बैंक खाता क्या किया जाएगा भाई, डेबिट किया जाएगा। अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता किया गया। जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है, बताइए, क्रेडिट किया जाएगा ना, तो क्रेडिट किया जाएगा। क्यों, शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो यही ना होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ठीक ना, होता है। तो यहां से क्या पूछ रहा है, अंश पूंजी खाता क्या किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये वाला नहीं है, डेबिट किया जाएगा भाई, डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। एंट्री याद होनी चाहिए, एंट्री याद होगा तो बन जाएगा। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो उसको एंट्री बनाकर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए फिर से रिपीट वही वाला क्वेश्चन आया कि बैंक में भुनाया गया बिल क्या है। एक साथ दो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। कुल देनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। कुल देनदार खाते में क्या प्रविष्टि होगी, नगद विक्रय, उधार विक्रय, कुल विक्रय, इनमें से कोई नहीं। यहां पूछा जा रहा है कि डेप्टर्स अकाउंट में किसकी एंट्री होगी, बताइए। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम उधार बेचे हैं वो हमारे डेप्टर्स, और जिनसे उधार लिए हैं वो हमारे क्रेडिटर्स। बताइए उधार विक्रय होगा। अगला अगला पूछा जा रहा है कि अदत्त मजदूरी एक है। अदत्त मजदूरी क्या है भाई, चालू दायित्व है। कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा वो करेंट लायबिलिटीज होता है। एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि क्रय बही में क्या दर्ज किया जाता है। अभी मैं बताया, पीछे क्वेश्चन था कि जो भी उधार खरीदते हैं क्रय बही में, जो भी उधार बेचते हैं विक्रय बही में। तो कहीं दिखा है नगद लेन देन, नगद खरीद लेन देन, कच्चे माल की उधार लेन देन, किसी भी सामग्री की उधार खरीद, ये है किसी भी सामग्री की उधार खरीद, ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। प्राइमरी रिकॉर्ड की पुस्तक वो पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, बताइए। खाता बही है, रोकड़ बही है, ये सब स्टार्टिंग वाला नहीं पूछ रहा है इसमें, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल देनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। ये भी फिर क्वेश्चन रिपीट किया भाई, उधार विक्रय का होता है। प्रबंध एवं अंकेक्षण से आशय है, प्रबंध अंकेक्षण। मैनेजमेंट ऑडिट से क्या आशय, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है,
बताइए। बी ऑप्शन सही है कि प्रबंध के उद्देश्यों कार्यों की विधिवत जांच एवं उसकी समीक्षा करना ही मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। अगला है, प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या शामिल है? कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, दोनों, इसमें से कोई नहीं भाई, दोनों है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त समंक है, मतलब फाइनेंशियल एक्सप्रेस किसका नाम है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। उससे यदि हम कोई डाटा प्राप्त कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो किस तरह का समंक है? तो भाई द्वितीयक समंक। पीछे वाले लेक्चर में बताए थे कि यदि हम किसी न्यूज़पेपर से या किसी बुक से या किसी माध्यम से हम कोई इंफॉर्मेशन, सूचना या जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। अगला है, एक अच्छी प्रश्नावली के कौन कौन से गुण हैं? ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। अच्छी प्रश्नावली का मतलब एक अच्छा पेपर उचित क्रम में हो, बिल्कुल होना चाहिए। छोटे व स्पष्ट हो, बिल्कुल सही। उचित स्थान होना चाहिए, सब सही है। अगला कह रहा है, कर्मचारियों के शिक्षा तथा गुणों के आधार पर वर्गीकरण को हम कहते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसके एजुकेशन और उसके जो क्वालिटी है, गुण है, उसको जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो कौन सा वर्गीकरण है? द्विमुखी वर्गीकरण, बहुमुखी वर्गीकरण, एकल वर्गीकरण, समय वर्गीकरण। बताइए कौन सा वर्गीकरण? शिक्षा और गुण के आधार पर है तो द्विमुखी वर्गीकरण होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? किसी वर्ग की, स्टैटिस्टिक्स का है, वर्ग मतलब L1 और L2। किसी वर्ग की ऊपरी, ये क्या है? ऊपरी सीमा, और निचली सीमा ये कहलाता है निम्न सीमा। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? इसका जो ये डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग आवृत्ति, वर्ग विस्तार, वर्ग सीमा, मध्य बिंदु। बताइए क्या कहा जाता है? बताइए। मध्य बिंदु नहीं होगा, वर्ग सीमा भी नहीं होगा, क्या होगा? वर्ग विस्तार। अगला, आवर्त बंटन में किसी रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणन क्रिया की शुद्धता की जांच करने के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि आवृत्ति बंटन में किस मेथड के द्वारा, किस रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय और उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए एक चार्लियर्स महोदय हैं, इनकी जांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति, बीसी दोनों। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? डायरेक्ट रीति का प्रयोग किया जाता है। पूंजीगामी उद्योगों के परिणात्मक स्वरूप होती है। पूंजीगामी उद्योगों के परिणात्मक स्वरूप क्या होती है? समय पूंजी सृजन में घिसावट, पूंजी में अभिवृद्धि, सेवा नियोजन अभिवृद्धि, कर आय में वृद्धि। बताइए क्या होगा? पूंजीगामी उद्योगों में इसका सीधे संबंध पूंजी से है, पूंजी होगा। ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ह्रास कोष पद्धति, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन का दिखाया जाता है किस पर? मूल लागत पर। लागत के 6 मूल्य को घटाकर एक गणना किए गए मूल्य जो समान रहता है, एक गणना किए गए मूल्य जो घटता रहता है। बताइए किस मूल्य पर दिखाया जाता है? ह्रास कोष पद्धति में संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है, उसकी मूल लागत पर, ओरिजिनल प्राइस पर भाई दिखाया जाता है। अगला है, ह्रास गिरावट दर्शाता है। ह्रास किस तरह का गिरावट दर्शाता है? स्थायी संपत्ति के बाजार मूल्य में, चल संपत्ति के बाजार मूल्य में, निर्गमित ऋण पत्रों के बाजार मूल्य में, अस्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में। बताइए ह्रास किस तरह का गिरावट दिखाता है? अस्थायी संपत्ति के बाजार मूल्य में। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम सामान खरीदे हैं 10,000,
डेप्रिसिएशन इस पर लग गया मान लीजिए 1000, आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है यह न दर्शाता है। अगला कह रहा है कि किस संपत्ति पर ह्रास अनुमेय होता है, किस पर ह्रास अनुमेय होता है बताइए। 89, पशु, चाय के पौधे, व्यापार की ख्याति, पेटेंट। ध्यान दीजिएगा इन सब पर लगता है। पशु पर या तो पशु की वैल्यू रहेगी, अन्यथा एक बार वैल्यू डाउन हो जाएगा उसका। अगला है अंशों के प्रीमियम पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है, माने जब शेयर इशू किए जाते हैं तो प्रीमियम कहां दिखाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभांश खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभांश खाते के डेबिट पक्ष में। बताइए कहां दिखाया जाता है। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है आप देखिए यहां तो दिखाया नहीं जाएगा, लाभांश खाते में तो दिखाई नहीं किया जाएगा, दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। अब ये आपको बताना है कि लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा कि एसेट्स में दिखाया जाएगा। भाई सिंपल है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ना दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है, डेप्रिसिएशन किया जाता है, हिसाब में क्या लाया जाता है, संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, संपत्ति के उपयोगिता में होने वाली कमी, संपत्ति के प्रचलन में होने वाली कमी, संपत्ति के टूट फूट में होने वाली कमी। भाई ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन सही, क्योंकि डेप्रिसिएशन संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, उसकी उपयोगिता में होने वाली कमी और प्रचलन के कारण होने वाली कमी, टूट फूट में होने वाली कमी, चारों है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि नजदीकी आंसर इसका क्या है। यदि एक हटा के यदि नीचे लिख दिया रहता उपरोक्त सभी तो सब होता, लेकिन इनमें से कौन है, तो इसका है सही ऑप्शन संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी। डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाया जाता है कि पहले जो हम सामान खरीदते तो उसका ज्यादा यूजफुल था, अब जो है उसकी वैल्यू गिर जाने से वो थोड़ा कम यूजफुल है। अगला है ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, मूल लागत पर जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसी पर दिखाया जाता है। अगला जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि जब किसी शेयर को हरण कर लिया जाएगा तो उसको जो शेयर कैपिटल खाता है उसमें डेबिट किया जाता है। किस राशि से, मांगी गई राशि से। किस राशि से, मांगी गई राशि से। इसका एक और नाम होता है याचित राशि से, याचित राशि से। देखिए कह दिया हरण किए गए अंशों की याचित राशि से, ये आंसर सही। अगला है सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना है क्या, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, सामाजिक सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। 94, बताइए कौन सा आंसर होगा। सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना औद्योगिक विकास होता है। अगला आंतरिक पुनर्निर्माण है। आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है भाई बताइए। किसी भी कंपनी का समापन नहीं होता, केवल एक कंपनी का समापन होता है, यही तो है आंतरिक पुनर्निर्माण। एक या अधिक कंपनियों का समापन नहीं होता, ये भी नहीं है। दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन अपूंजीकरण का कारण है। अपूंजीकरण, ठीक ना, अंडर कैपिटलाइजेशन का रीजन क्या है। एक अधिपूंजीकरण होता है, माने कि हम जित रेशियो से पूंजी लगाए उस रेशियो से लाभ नहीं कमाए, ये अतिपूंजीकरण होता है। अपूंजीकरण का मतलब है कम पूंजी लगाए लेकिन लाभ ज्यादा कमाए। ये हमारा किसका फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस का ये क्वेश्चन है 96। बताइए सही आंसर क्या होगा।
कंपनी ने परिसंपत्तियों पर पर्याप्त मूल्य ह्रास प्रदान नहीं किया। मतलब कह रहा है कि अपूंजीकरण तभी हो रहा है कि कंपनी अपने संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाती है, जिसके कारण संपत्ति की वैल्यू वही की वही बरकरार रहती है। ऐसे सिचुएशन में जो इन्वेस्टर होता है, जो मालिक होता है, कम पैसा लगाता है। वो जानता है कि लाभ मिल ही रहा है, मेरी संपत्ति जितने का लगाए थे उतना का बरकरार है। तो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन सही न लगने के कारण भी अपूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला, ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। आंतरिक अंकेक्षक सहायक होते हैं। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि संस्था के मालिक कर्मचारी के द्वारा अपने ही कर्मचारियों के माध्यम से संस्था का ऑडिट कराना। गहन अंकेक्षण में, वैधानिक अंकेक्षण में, आंतरिक जांच में, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक अंकेक्षण किस में सहायक होते हैं? इंटरनल जांच में सहायक होते हैं। अगला, यहां पे थोड़ा सा देखिए, एक लग रहा है आंतरिक अंकेक्षण सहायक होते हैं। यहां देखिएगा, यहां इसका सही सटीक आंसर तो गहन ऑडिट में होता है। जानते हैं ऐसा क्यों? मान लीजिए कि यह संस्था, इसमें दो तरीके के कंपनी में, फर्म में, बड़ी संस्थाओं में ऑडिट होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। जो एक्सटर्नल होता है वो सीए होता है, और जो इसमें का इंटरनल होता है वो कंपनी का क्या होता है? इंप्लॉय होता है। अक्सर देखे होंगे कि आंतरिक अंकेक्षण तभी इसलिए कराया जाता है यदि वो बड़ी संस्था है, तो एक ऑडिटर इसका रहता है और वो चेक करता है कि मेरा हिसाब किताब गड़बड़ ना हो और पूरा एकदम मेंटेन रहे, ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आया जांच करे तो उसे किसी भी प्रकार की त्रुटि न मिले, मतलब। तो इसीलिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। तो ये जो सीए जो होगा, ये गहन ऑडिट करेगा, गहन ऑडिट करेगा। आंतरिक जांच इसका सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर इसका होगा गहन अंकेक्षण। ठीक ना? स्टेचुटरी ऑडिट से मतलब ही नहीं है, इनमें से कोई है या नहीं है। इंटरनल जांच जो है वो इंटरनल जांच का हिस्सा ही आंतरिक अंकेक्षण, लेकिन कह रहा है ये सहायक किसके लिए होता है? वो डीपली जांच करने में ही सहायक होता है। अगला है, वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को कहते हैं। यदि एक ऑडिटर वर्ष समाप्त हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, वहां पे जो ऑडिट किया जाता है तो सामयिक अंकेक्षण होता है। सामयिक अंकेक्षण का कई नाम है, वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जाता है इसको। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, आंतरिक रोकथाम। आंतरिक रोकथाम निम्न का हिस्सा है। सामयिक अंकेक्षण का ना, प्रमाप अंकेक्षण का नहीं, आंतरिक अंकेक्षण का। यही सही दिख रहा है। एक और ऑप्शन देखते हैं क्या है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? 99 का आपका आंतरिक अंकेक्षण। ये जो इंटरनल ऑडिट है ये आंतरिक रोकथाम का एक अंश है, एक हिस्सा है। ठीक है? और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अभी क्वेश्चन आया था, इसी को कहते हैं आवधिक अंकेक्षण, इसी को कहते हैं सामयिक अंकेक्षण, इसी को कहते हैं वार्षिक अंकेक्षण। ये देखिए कई नाम है, देखिए नाम ही चेंज करके दे देगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो इस तरह पूरे आपके 100 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए। सारे आपके मॉडल पेपर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो ही आपको 2, 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए काफी है, क्योंकि मान लीजिए 1-1 घंटे का लेक्चर आप देख के जिस क्वेश्चन में जो सस्पिशन है, डाउट है, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ही है, किसी से भी कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी हिसाब से सही है। आपको यदि जो क्वेश्चन दिए गए हैं यदि वो ढूंढिएगा, यदि मिल जाए तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो का या किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।